चलो, तो हम लोगों ने देख लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज में राइट नेम ऑफ लोकल एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। तो इसमें एक लेग हॉर्न कौन सी है और असील कौन सी, बताओ? और लेग हॉर्न, ठीक है। इसी तरीके से एक इंडिजिनस या लोकल और दूसरा ये बाहर की जो एक्सोटिक, ऐसा कोई इसमें बताइए काऊ में, काऊ और ऑक्स में। सो राइट नेम ऑफ लोकल breed and exotic breed in cow या ox। हाँ बोलो सुहाना। लोकल में रेड सिंधी और साहिवाल, और एक्सोटिक में जर्सी और ब्राउन स्विस, ठीक है। तो राइट टू नेम्स लिख लो, ये सब आने वाले हैं। इसी चीज डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। तो लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स के बीच में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट इज what care must be taken during cattle farming। इतना ही करो, पहले तुमने तो नाम ही लिख देना। तो अरविंद नाम बताओ, सेकंड क्वेश्चन में जरा दो बताइए, बताओ लोकल के दो नाम। भाई आप तो अभी बता ही नहीं। ओके, नाउ जो लैक्टेशन पीरियड काऊ में है वो एवरेज देसी काऊ में 1 साल से कम का है, 231 डेज, लेकिन ये 394 तक भी जाता है, 7.25, यानी 1.5 साल का नहीं है। तो गिर की हैं तो, लेकिन बाहर वालों में ये चला जाएगा। हमारे यहाँ जो इंडियन है ना, इंडिजिनस, उनमें ये 1 ईयर 3 मंथ्स का ही, ओके। और इंडिया वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। हम 137 मिलियन टन मिल्क का निर्यात कर देते हैं, वी एक्सपोर्ट। तो इंडिया नंबर 1 पे मिल्क प्रोडक्शन में, ओके। और पोल्ट्री प्रोडक्शन में जो चिकन हम भेजते हैं ना, और इसके अलावा जो एग्स भेजते हैं, उसमें हम नंबर 5 पर आते हैं, ओके। और इसके अलावा जो एक गाय अपने लैक्टेशन पीरियड में 1200 लीटर तक दूध दे देती है, जो आपके घर के ऊपर टंकी बनी है ना, पूरे लैक्टेशन पीरियड में, तो 20 लीटर 30 लीटर करके देती है। और ये रेंज करता है 2500 लीटर तक। अगर बहुत अच्छी एक्सोटिक काऊ है, जैसे ब्राउन स्विस है, तो ये 2500 लीटर 3 टंकी 2.5 टंकी भर के इतना दूध दे देती है। अब देखिए कि एक जो इंजेक्शन होगा इस पंप से, उससे 3000 काउस को इंसेमिनेट किया जाएगा। नाउ दैट इज, हमारे यहाँ जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था कि नहीं, तो वो उसको कहा जाता है कि फ्लड रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। दैट इज उसी के लिए तो 2 नाम दिए जाते हैं, मिल्क रिवोल्यूशन भी है और फ्लड रिवोल्यूशन भी है ना। अब देखिए, जो इंडिजिनस असील है ना,
उनको लोकल नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे नूरी या पीला या याकूब या काजल, 4 नामों से उनको पुकारा जाता है। जो मुर्गियां हैं असील को किससे है, याकूब, काजल, नूरी, पीला, इन सब नामों से पुकारा जा सकता है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हम लिखें कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेरियन एग, तो ये जो hen है, they can lay egg without getting fertilized, वो तब भी दे सकती हैं, and such eggs are not converted into chicks, तो उसे क्या कहेंगे कि unfertilized, उसे कहते हैं फॉर्म का अंडा। 2 अंडे होते हैं, एक देसी अंडा होता है, एक कैसा होता है, फॉर्म का अंडा। तो फॉर्म का अंडा कभी फर्टिलाइज नहीं होगा, और लेकिन जो देसी अंडा होगा वो कैसा होगा, येलो कलर का, देखा है कभी देसी, तो उन दोनों में फर्क है, वो व्हाइट नहीं होगा, वो सुनहरे रंग का होगा, मतलब सुनहरे का, येलो कलर का, डार्क येलो। तो इस तरीके से दैट इज hen can lay eggs, जो दिखता है बाजार में सब तरफ, जब उससे कहोगे कि देसी दो तब अलग से देगा, लेकिन सब लोग खा नहीं पाते, उसके खाने के बाद कई किसी के दाने निकल आएंगे या किसी को बहुत लूज मोशन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें, तो इसलिए खाया नहीं जा सकता। कई लोग तो मेरे सामने आए वो लौटा भी गए कि ये खाया नहीं गया है, आप इसको बाकी रखो। तो hen can lay egg without getting fertilized, तो वो फर्टिलाइज हुए भी नहीं दे सकती है, क्योंकि देसी अंडा कुछ दिन तक रहता है, जबकि फॉर्म का अंडा 15 दिन तक रह सकता है, तो इसलिए देसी अंडे की मार्केट वैल्यू भी वो नहीं है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। सो सच एग्स आर कॉल्ड फार्म एग। इसी का प्रचार भी आता है, जो आता है एग का, ठीक है, इसकी एक सोसाइटी ऑफ इंडिया है वही करती है, तो वेजिटेरियन एग भी इसको कहते हैं। नाउ अब देखिए कि जो एग लेइंग पोल्ट्री है उसको एगर या लेयर कहते हैं, और जबकि ब्रॉयलर वाली को क्या कहते हैं, दैट इज उसको चिकन या ब्रॉयलर कहेंगे। चिकन सॉफ्ट जो ब्रॉयलर है वो चिकन वाली होगी, ठीक है कि नहीं, चिकन भी कह सकते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 पेज नंबर, अब इस बुक में हमारे में 210 है, नए में जो भी हो 211 है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में कोई चीज कॉमन है। सो यस, इन बोथ डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इन दोनों में क्या प्रैक्टिसेस कॉमन है, क्या चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है। दिस टेम्परेचर ऑफ शेल्टर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर तुमने बहुत गर्मी कर दी तो दूध कम मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर का वाटर वेपराइज हो जाएगा, वो गाढ़ा दूध मिलेगा, तो कम मात्रा होगी। सो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ शेल्टर, बात नहीं करो शेल्टर। और दूसरा हाइजेनिक कंडीशन, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड हाइजेनिक कंडीशन। ये भी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर फीडिंग, काउ को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो भी है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड ऑफ डिसीज एंड पेस्ट। काउ की ब्रशिंग की जाएगी जिससे उसके ऊपर लीच ये सब ना आए, तो ये सब हमें पेस्ट वहां नहीं पहुंचना चाहिए। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल
diseases and pest। अब एक एक मुर्गी में इंजेक्शन तो नहीं लगाया जा सकता, वैक्सीनेशन, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का, कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ हो ऐसा जो एक आध मुर्गी में, तो वैक्सीनेशन पकड़ के लगाइए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी अलग से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हम ब्रॉयलर्स और लेयर्स, क्वेश्चन कवर है लेकिन फिर भी इसको अलग से देखें कि हमें किस तरीके से मेंटेनेंस में दोनों में डिफरेंस है। तो उसी में से डिफरेंस अलग से लिख लो कि मेंटेनेंस में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो लेयर्स हैं, ठीक है, रिक्वायर इनफ स्पेस, इनफ स्पेस एंड एडिक्वेट लाइटिंग, पर्याप्त मात्रा में। इनको किस तरीके से, दे रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, विटामिन मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उन्हें ज्यादा मोटा नहीं करना है। दे रिक्वायर रेस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड विद विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब देना है क्योंकि एग में सब होता है, वो हमें सब देना भी पड़ेगा। सर लाइटनिंग से पहले क्या लिखा है? लाइटनिंग इनको है, उससे पहले क्या लिखा है? नीचे नीचे सेकंड क्वेश्चन में इनफ स्पेस एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, डी एडी लिखो, एडिक्वेट लाइटनिंग, प्रॉपर फीड, विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको दूर दूर रखना है, एक साथ नहीं कि बहुत पास पास नहीं रखना है। जबकि ब्रॉयलर्स को क्या है, उनको एक साथ भी रख सकते हो, अंधेरे में रखो कि सोते रहे, मोटे होते रहे। वो हमने रखा था, वो लाए नहीं आपके लिए क्या, दैट इज ग्रास लाने का ही भूल गया, कल अब दिखाएंगे। इसमें मैं था ना, हाँ वो करा के देंगे, थोड़ा साइंस में करा। अब देखिए, जबकि ब्रॉयलर्स क्या है, ऑन अदर हैंड ब्रॉयलर्स में क्या होगा, रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्ट, ग्रो फास्ट का मतलब उन्हें सोते रहना, एंड लो मोर्टेलिटी रेट। along with dim light, इनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, बाहर नहीं रखना है। साथ में their food includes vitamin, protein and fat. Their nutrition includes protein, फैट बहुत चाहिए, एंड विटामिन E and A and E, E and A and K. Now, next is fisheries, pisciculture.
अब देखो, पाउल्ट्री वर्ड पाउल्ड से आया है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक फाउल। तो पाउल्ट्री कहां से आया है? पाउल्ड, डोमेस्टिक फाउल। पिसीकल्चर फिशेस से आया है, जिसका मतलब है फिशेस। उसमें फिशेस लिखा है, ये एक तरीके का इनका अलग फाइलम भी है। तो फिशेस या फिश, तो अगर हम उसका रीडिंग करेंगे तो वो पिसीकल्चर का, इट इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। तो अगर जो बहुत अच्छा चिकन नहीं खा सकता है, वो मछली खरीद के ले आता है बाजार से, मछली खाता है, तो चीप सोर्स है ऑफ आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स, इसमें कई तरीके की मछलियां हैं, रोहू, कटला, मृगाल, इस तरीके से बहुत तरीके की हैं, ठीक है। सो इट इज चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। कुछ लोग ऐसी फिश खाते हैं जो फिन्ड हो, और कुछ लोग ऐसी फिश खाते हैं जो शेल फिश हो। तो हम लोगों के पास क्या है कि शेल फिश में तो आपको मालूम है कि ऊपर शेल हो और अंदर फिश हो, जैसे क्रैब हो गया, तो शेल हो गया कि नहीं। और किसी किसी में कोई ऐसी फिश है जो कि क्या होंगी, फिशेस में फिन हो, तो वो सारी फिन वाली फिश है, ये फिन वाली फिश है। जैसे टॉर्पीडो हो गया, सी हॉर्स फिश में हम लोग ज्यादा खा जाते हैं, तो अभी दिखाएंगे। तो ये देखो, टॉर्पीडो हो गया, डॉग फिश भी है, और ये इलेक्ट्रिक रे है। इसको जो पसंद आती है, जो ये मतलब कौन सी मछली किसको क्यूट लगती है, वही वो खाता है। ये देखो, रोहू खूब प्रचलित है, नॉर्थ इंडिया में रोहू सबसे ज्यादा खाई जाती है। डॉग फिश, इस तरीके से अलग अलग मछलियां हैं जिसको लोग, हॉर्स भी खाया जाता है, सी हॉर्स, वो उसमें ऊपर भी बना हुआ है सी हॉर्स, देखा मुजफ्फर किनारे, तो उसको लोग ड्राई फ्राई। बोनी फिश, ये देख लो, बोनी फिश। तो इस तरीके से सी हॉर्स का भी दिखाएंगे कि चाइनीज लोग जिंदा हिलता डुलता खा लेते हैं, ठीक है। तो पिसीकल्चर फेमस है। कुछ ऐसी होती है मैराइन फिशेस होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं, दैट इज ये। तो ये हमारे एक्वेरियम की फिश है, जिसको हमने इसमें अपनी यादगार के रूप में रख लिया। पिछले साल का एक्वेरियम था, तो उसमें बंद कर दिया इसको। अब देखिए ना, ये तो अलग अलग तरीके के फिश है। रोहू आप लोग देख लो, तो रोहू जरूरी है देखना, बाकी कटला, मृगाल और सब तो है ही है। चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, तो दीज आर चीप सोर्स ऑफ, बाकी तो और स्नेक भी है, वो सब भी लोग खाते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज हमने बताई, एक वो है और दूसरी शेल फिश। देखो, ये मोलस्का पूरी शेल फिश है। हाँ, तो ये देखो, ये ऑक्टोपस लोग खा जाते हैं, ये यूनियो, इसके अंदर ये जो है ये खाया जाएगा, इन सब के अंदर शेल है। ये देखो, ये बड़ा ऑक्टोपस, इतना समझ आ गई। तो कई तरीके की मछलियां खाई जाती हैं। तो हमने क्या बताया, ऊपर भी शेल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि या तो अंदर में स्केलेटन हो सकता है या ऊपर से। तो दो तरीके की मछलियां। अब जरा देखें,
ये तो let us see. ये है हमारी क्या और भी हैं कई तरीके की ये लो। सर इसी क्यों आ रहा है? अब कुछ चीजें देख रहे हैं हम आगे एपीकल्चर का भी दिखा देंगे आपको, तो फिर बाद में पढ़ाते समय बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा। ये देखो नाउ ठीक है। फिश फार्मिंग, तो ये देखिए फिश फार्मिंग अभी बना रहे हैं धीरे धीरे, इसी में मछली डाल दी है देखो। तो फिश फार्मिंग कैसे की जाती है ये देख लें। ये देखो Market ups and downs bothering you? Start trading in futures and options today. Open your ये देखो ऐसे की जाती है। अब उसमें खड़ा हो गया, इनको दाना डाल देना। ये देखिए मछलियाँ खा रही दाना। बीच में बाल नहीं है, बस पॉलीथीन है, बम्बू लगा के करना। Now name of different fish. There are more than 60 major fish species. Here are the first three: Siamese fighting fish, air-breathing catfishes, and bony fishes. बात नहीं करो। सर हाँ ये दोनों तो सेम ही लगते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक रे होगी, हाँ एक टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो ना रोहू फिश, देखो ये रोहू फिश है। ओके, तो बात तुम सुनते नहीं हो, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्थ इंडिया में बहुत चलती है, ये रोहू फिश हो गई। ओके, और कटला फिश, According to Wikipedia, cattle, also known as the major South Asian carp, is an economically मृगाल फिश, According to Wikipedia, ये the मृगाल miracle थोड़े carp, लंबे में also होती known है। as the white carp, is a species of ray fish. हाँ एक जैसे थोड़ा बहुत अंतर है, वो हम आगे दिखा देंगे। तो ये तो तुमने देख लिया कि फिश कल्चर क्या होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए दैट इज फिशरीज कैसे कैसे की जाती हैं। तो तुमको ये दिखाया था कि ये
पर्सन ईटिंग ऑक्टोपस। अभी हमने ऑक्टोपस भी दिखाया कि फिश की टाइप में ये देखो सर सेकंड ये फुल स्क्रीन करो सर वो चिपकी गया खाते खाते बेचारे के खा रही थी लेकिन चिपक गया, नाक के अंदर भी चला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे खाने का तरीका नहीं पता है, लेकिन ये लोग खाते हैं सही। ये है आपको बस ये सही खा लेंगे, सॉस लगा लगा के खा लेंगे, देखो चटनी डाला। भाई अगर एक्सपर्ट होना चाहिए, तुम खाना खा रहे हो। यस सर ये देखो ये है आपको बस, इसको ये खा लेंगे। ये देखो 안녕하세요, 용희입니다. 오늘 먹을 음식은 산낙지. 이렇게 생긴 거 처음 보거든요. 얘가 ये 뭐냐면 आपको बस ये है, 이게 왜 이러냐. यही आपको दिखाया कि नहीं? 여러분, 제가 인터넷에서 주문했는데 이렇게 팔딱팔딱 사서 올지 몰랐어요. इसमें सॉस लगाया, अभी खा जाए। ये जानती है नहीं, इसको सेंसर नहीं करना नहीं ये ठीक वो नहीं खा रही, वो मम्मी कर रही है। अरे वाह बढ़िया 주말에는 탕탕이로 먹고 तो अब ये आपने देख लिया। सब बढ़िया काम कर रही है। हाँ, ऐसे ही हम देखेंगे हनी बी प्रोडक्शन, एपीकल्चर। ये देखो ये एपीकल्चर देखिए, मैं तो यहाँ पे हूँ ना ये देखिए पे जो डब्बे गलत तो लेंगे वो ना खरीदिए, इंडिया का ही है। आप डायरेक्ट इनसे भी खरीद सकते हैं। तो भाई ये अनपैकिंग किया जाएगा, ये शहर का ये देखो ये हनी बी कैसे हो रहा है, इसी के अंदर डाल दिया अलग अलग लेयर में। हाँ ठीक है, लकड़ी के अंदर ही बना देंगे। अच्छा इस तरीके से है। और हनी बी का देखो जो छत्ता होगा वो ऐसा होगा, इससे वैक्स निकलेगा। ये देखो ये दीवार पे चिपक रहा है, इसकी जो शाम का जो कॉर्नर है ना, देखा ना नहीं, ये इस पे शहर चिपक गया क्योंकि ये हवा के प्रेशर से ना फैल रहा है। स्लोगन बहुत कम देखा है। ये क्या प्राइस है? ये 500 रुपए में आपके घर बेचते हैं। ये 500 रुपए। हाँ, और ये इसमें थोड़ा हार्ड लगता है सर, ये एक्चुअल है इतना। अकेला सर यही निकलता है बाहर। अच्छा ये देखो कोई नहीं जानता, हमें भी कि कोई नहीं जानता इसके बारे में। ये सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। ये देखो और वो इनको खाते हैं, इसको खाते हैं। अच्छा जैसे आपने अब ये देखिए इस बैग से मछलियाँ बेचते हैं। तो और जब पोलन का समय होता है पिछला महीना का, हाँ तो उसमें हम ये देखिए देखिए ईटिंग हनी एंड वैक्स। तो अब आप देख लीजिए ये जो वैक्स है ये देखो इससे वैक्स निकलता है, ध्यान दीजिए। ये इस तरीके से हनी बी का वैक्स है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, देख लो हनी बी वैक्स है, ठीक है। और ये देखिए कि ये कैसे खा रहा है, ऐसे ये वैक्स ही है, पूरा छत्ते से निकाल के सीधा खा रहा है। क्या बेच रहे हो आप? शहद। ये देखो ऐसे निकलेगा, और इसको लोग सीधे भी खा लेते हैं वैक्स के साथ। ये देखो I was called out because it looked like bees were living under this supply.
कितने सारे ये से खा रहा है? Good? Good? ईटिंग हनी फ्रॉम बॉटल, बॉटल से भी खा सकते हो। तो जैसे बॉटल में हनी है तो कुछ लोग बॉटल से भी खा रहे हैं। हाँ। हनी ईटर्स, तो ये देखो, ये चाइनीज है। तो इस तरीके से हनी हम ये भी बहुत ज्यादा हनी खा लेगा। तो शुगर तो नहीं होता ना कुछ बहुत अच्छे हैं हनी के, लेकिन इस तरीके से ये इस तरीके से कट किया जा सकता है। देखो जैसे चाकू से आसानी से कट हो जाएगा और फिर उसको खाया जा सकता है। अगर तुम्हें कहीं ये मधुमक्खी के छत्ते दिखे तो इसे फेंकने की गलती तुम मत करना, क्योंकि इसी से वैक्स बना है। वैक्स ले लिया आप लोगों ने? ये कपड़े पट्टी नहीं है, ये वैक्स है, जैसे कैंडल बनेगी। ये देखो हनी कैसे निकल रही है, ये देखो, ये देखिए हनी ऐसे निकलेगा, कितनी डेंसिटी है। तो इसमें दिखाया गया है ये देखिए, ये देखो बच्चा खा रहा है, बच्चा खाने में उस्ताद है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हनी के बारे में देख लिया। ये सीधा निकाल के खा जाएगा, ये देखो घूम के ही खा लेगा। ओके, तो इस चीज को करने से पहले उत्कर्ष का सवाल था। हनी में भी क्या है कि नेक्टर अलग अलग का होता है, पास्चर कैसा है। तो जैसा हनी को फूल का रस मिलेगा वैसी हनी ठीक होगी। तो कश्मीरी हनी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ का पास्चर अच्छा होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि हनी का प्रोडक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करता है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हनी प्रोडक्शन में हनी नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। अगर मान लीजिए ये है तो ये सेंटर से जरूर पास होगा, ठीक है, ओ, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। हम ये कहें लेट इट डज नॉट पास थ्रू सेंटर, हम इसे क्या मान लें, नहीं पास हो रहा। और ये एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम ये मान लें इट पासेस थ्रू ओ डैश, इतना तो मान सकते हो ना। तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, ए बी। प्रूव दैट perpendicular bisector of chord
does not pass through center. तो हम ये प्रूव करना है passes through center, passes through center. अब जरा देखो तो प्रूफ देखिए, let method of contradiction, let O dash M is perpendicular bisected, perpendicular bisector of AB chord which does not pass, हम ये नहीं मान लिया, let कर लिया, pass through center O, ठीक है। तो क्या O dash M परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो हम लिख लें कि O dash M इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो ये तो हमने मान लिया है। अच्छा, मान लिया कि वो उससे पास हो रहा है, गिवन है ना, बस ये माना है कि सेंटर से नहीं हो रहा है। एंड अब क्या करो, ड्रॉ ज्वाइन OM, सो दैट अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OM, ज्वाइन OM इज मिड पॉइंट है, so that is line joining center to midpoint of chord, bisects the chord, ठीक है, bisects the chord and also perpendicular, bisect तो हो ही गया, midpoint, यानी line joining center to midpoint of chord is perpendicular to chord. ये तो एग्जाम से, क्योंकि ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मिड पॉइंट पे अगर कोई चीज मिल गई तो आपके पास एक कॉन्ग्रुएंसी तो बनी गई ना। ये देखो, ये दोनों इक्वल हो गए और ये क्या रेडियस हो गए, तो तुम बड़ी आसानी से क्या बना लोगे, ये इसके इक्वल हो गया, तुम ट्रिपल एस से ही बना लोगे। तो उसकी सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे। सो ज्वाइन OM, तो OM अगर हमने ज्वाइन किया तो क्या OM परपेंडिकुलर टू AB है, ये बाय थ्योरम हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दीजिए कि सेंटर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, बस इतना लिख दो, परपेंडिकुलर तो दिखाया है ऑफ कॉर्ड। अब क्या लिखें, तो दिव्या मुझे ये बताओ क्या O dash MA ये 90 डिग्री है? तो हमने ये तो माना ही है, तो ये 90 डिग्री होगा, बस हमने माना कि सेंटर से आता। O dash MA एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। और बताओ OMA क्या है? OMA इट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मुझे बताओ क्या जो OMA है वो O डैश प्लस O डैश MA है क्या? वो इन दोनों एंगल का योग है। यस सर, यानी OMA क्या है? इट इज O डैश MO प्लस और प्लस, या OMO डैश है और प्लस O डैश MA है और फिर 90 डिग्री। ये इसकी जगह लिख दिया दोनों, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है बताओ OMA की? 90, तो मैं लिख दूं OMO डैश और प्लस 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री हुआ? यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इससे क्या हुआ बताओ? OMO डैश कितना हो गया? 0 डिग्री, 90 माइनस 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। इससे क्या पता चला कि that is OM coincides with O dash M. This implies OM coincides with O dash M. So हम ये कह सकते हैं कि that is center lies on perpendicular bisector of ठीक है chord। सेंटर कहाँ है? जब ये दोनों मिल ही गए, मिलना पड़ेगा कि नहीं? Yes. तो मिलने का मतलब है कि O डैश एंड O आर सेम पॉइंट्स। इससे क्या पता चल गया? OM and O dash are same point. So this contradicts our initial assumption. हमने शुरू में क्या माना था? Assumption. So this implies O dash and O are same point,
तो लेकिन शुरू में माना था वो अलग अलग है, वो डैश एंड वो डिफरेंट है कि भाई हमारा सेंटेंस नहीं जाता। तो दिस कंट्राडिक्ट्स, ये विरोधाभास प्रकट करता है, कंट्राडिक्ट्स अवर इनिशियल एजम्पशन। इसलिए क्या होगा, सो अवर इनिशियल एजम्पशन, अवर इनिशियल assumption itself is wrong, hence perpendicular bisector of chord passes through center of circle। बस इतना ही कर दो। कल